वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एल.के. झा यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन से RRB NTPC मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 के डिस्कशन के लिए उपस्थित हूँ। 61 क्वेश्चन है, ब्रेंट सूचकांक निम्नलिखित में किससे जुड़ा हुआ है? तो ब्रेंट सूचकांक जो है वह कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ा हुआ है। ब्रेंट नाम के अर्थशास्त्री ने इस सूचकांक को तैयार किया। ये कच्चे तेल के उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की क्या स्थिति है, इससे संबंधित विचारों को रखती है। 9 सितंबर 2020 को ब्रेंट ने हाल ही में नया सूचकांक कच्चे तेल से संबंधित जारी किया है। ये खनिज तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर जो प्रभाव पड़ता है उससे विकास दर को प्रभावित करती है। विशेषकर भारत जैसे विकासशील देश जो लगभग 28 से 30% भारत की जो आयात होती है उसमें मुक्त खनिज तेल से संबंधित होती है। भारत मुक्त खनिज तेल के आयात पर निर्भर देश है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यदि इस तेल की कीमत में उतार चढ़ाव आती है तो उसका भारी प्रभाव पड़ता है। ओपेक जो है यह पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संगठन है जो मुक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लगभग 80% तेल उत्पादन ओपेक देशों के द्वारा की जाती है। 61 प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61, तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 और चौथी पंचवर्षीय योजना 66 से 71। तो हम देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना जो योजना है ये सही नहीं है, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना का समय है 1969 से 74। चूँकि हम जानते हैं कि 1965-66 में भारत में अभूत अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। भारत चीन 1962 में युद्ध हुआ। 1965 में 66 के बीच 65-66 में पाकिस्तान के साथ मेरा युद्ध हुआ और फिर इस स्थिति में भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की स्थिति में नहीं रही। इस कारण हम देखेंगे कि 1966-67, 67-68 और 68-69 ये 3 वर्ष जो है एक वर्ष की त्रिवर्षीय एक वर्ष की 3 योजना चलाई गई, जिसे हम कहते हैं योजना अवकाश। आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, योजना अवकाश क्या है? तो योजना अवकाश वह है जो पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना के और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बीच 3 वर्ष तक एक वर्ष की जो योजना चलाई गई, इसे प्लानिंग हॉलीडे यानी योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का समय 1969 से 74 है। 63 क्वेश्चन है, दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। जैसा कि हम जानते हैं कि आल्प्स यूरोप में है, इटली से जुड़ा हुआ है। आल्प्स को हिमालय से तुलना किया जाता है। आल्प्स जो है बलित पर्वत का उदाहरण और नवीनतम पर्वत का उदाहरण है, जैसे भारत में हिमालय है। और दक्षिण आल्प्स जो है न्यूजीलैंड में पर्वत का दिया गया नाम है, जो न्यूजीलैंड के दक्षिण भाग में है। दक्षिणी न्यूजीलैंड में आल्प्स पर्वत है, जिसे दक्षिणी आल्प्स कहते हैं। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है उसे कुक जो है चोटी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 1400 मीटर है। इसकी ऊंचाई लगभग 1400 मीटर है। तो आल्प्स पर्वत यूरोप में है और न्यूजीलैंड में जो पर्वत है उसे दक्षिणी आल्प्स कहा जाता है। 64
4 प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? तो मेघना। मेघना जो है ये संयुक्त जलधारा, गंगा और यमुना जब दोनों जलधारा मिलती है तो उस दोनों जलधारा के संयुक्त रूप से हम मेघना नाम से जानते हैं। जैसा कि जानते हैं पद्मा, गंगा नदी को पद्मा जो है बांग्लादेश में, पद्मा जो है बांग्लादेश में कहा जाता है। और सांगपो, सांगपो जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में दिया गया नाम है। सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में दिया गया नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल बहाव क्षेत्र जो है वह 2900 किलोमीटर है। यह 2900 किलोमीटर तक दूरी तय करती है, जो तिब्बत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 65 प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो देखेंगे कि भारत में जो योग दर्शन के प्रतिपादक है वे पतंजलि है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। प्राचीन भारत में 6 दर्शन का उल्लेख मिलता है। पहला सांख्य दर्शन, कपिल, न्याय दर्शन गौतम मुनि, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कनाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। यही भारत के 6 प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन कपिल से जुड़ा है, न्याय दर्शन गौतम मुनि से, योग दर्शन पतंजलि से है, वैशिक दर्शन जो है कनाद से, पूर्व मीमांसा जैमिनी से और उत्तर मीमांसा बादरायण से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त एक चवार्क दर्शन है। चवार्क दर्शन को भारत में मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि चवार्क दर्शन उपभोक्तावादी सांस्कृतिक है, जिसमें अधिक से अधिक भोग विलास पर बल दिया गया है, जो भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति जो है उसके आधार पर कतई स्वीकार नहीं की जा सकती है। शंकराचार्य जो अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ये ज्ञान मार्गी थे। 66 है, मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो पाटिल ये और देशमुख। पाटिल और देशमुख ये मराठा प्रशासन के स्थानीय स्तर के अधिकारी थे। पाटिल जो ग्रामीण व्यवस्था में ग्राम प्रशासन की देखरेख के मुख्य जिम्मेदार थे और ये भू राजस्व से संबंधित अधिकारी थे। हवलदार किला के अधिकारी होते थे। चौधरी ये जमींदार वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति थे। सरदेशमुखी मराठा का एक प्रकार का कर है, जो देश के प्रमुख होने के कारण 10% ली जाती थी। गोविंद स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो गोविंद स्वामी पिल्लई वायलिन वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। वायलिन वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। संगीता राजन टी आर कृष्णन आदि भी वायलिन से जुड़ा हुआ है। तबला में जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां और किशन महाराज जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जुड़े हुए हैं। बीना टी बाल सुब्रमण्यम बीना से जुड़ा हुआ है। बीना भारत के सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। बीना भारत के सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। समुद्रगुप्त को भी बीना बजाते हुए दिखाया गया है।
68 है, किस देश के पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया जो पुलिस की शक्ति को सीमित करेगा? तो यह ऐसा इजराइल देश ने किया है, जहां पुलिस की शक्ति को कम करने का प्रयास है और उन्हें गिरफ्तारी से पहले निरीक्षण के द्वारा इस चीज़ को देखना है कि वह जो उन पर जो आरोप लगी है वह आरोप निश्चित रूप से प्रामाणिकता के करीब है। ऐसा तो नहीं कि वह आरोप गलत हो, निर्दोष हो, जिस आधार पर उन्हें कानूनी रूप से जो क्षति पहुंचाया गया हो, इसको रोकने के लिए पुलिस की शक्ति को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। 69 है, जल के अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली के चाल कहलाती है? तो प्रासरण ओस्मोसिस जो होता है, जब दो सांद्रता घोल के बीच होता है, दो इसमें ओस्मोसिस क्रिया प्रासरण क्रिया के लिए पहला है कि दो घोलों की सांद्रता से संबंधित है, दो घोलों की सांद्रता से संबंधित है। दूसरा, इसके लिए जो है अर्ध परागम्य झिल्ली होना चाहिए, परागम झिल्ली होना चाहिए। तीसरा, ये जो घोल सांद्रता होता है, ये कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाता है और इसी क्रिया को हम प्रासरण कहते हैं। जब कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर गुजरता है तो उसे हम प्रासरण कहते हैं। 70 है, बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया? 1971 ईस्वी में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। जैसा कि हम जानते हैं कि 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बांग्लादेश से संबंधित बात यह है कि वह पूर्वी पाकिस्तान का भाग, जहां चुनाव में जीते हुए शेख मुजीबुर रहमान को अपना प्रधानमंत्री बनने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के किसी लीडर को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का प्रयास किया। इस प्रयास के कारण अंततः बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान है वहाँ हिंसक वातावरण उत्पन्न हो गई। उस वातावरण हिंसक में वहाँ के प्रशासन ने पश्चिमी पाकिस्तान का साथ दिया। सेना भी इसी तरह के कार्य किए, जिसके परिणाम स्वरूप भारी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। लाखों के व्यक्ति की जो है इसमें विभिन्न प्रकार से क्षति उठाने पड़ी। इन्हीं परिस्थितियों में भारत ने अंततः 3 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान से युद्ध किया शुरू कर दिया और 16 दिसंबर को बांग्लादेश ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आ गया। हालांकि क्योंकि ये 16 दिसंबर को 93,000 से अधिक पाकिस्तान की सेना ने भारत के समक्ष समर्पण कर दिया। जनरल नियाज की नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सेना ने हमारे देश के मेजर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने समर्पण किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी सेना समर्पण रही। 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है। 71 है, द्रव्यमान संख्या हमेशा बराबर होती है। तो द्रव्यमान संख्या ए जो है हमेशा बराबर होती है। वह प्रोटोनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है।
तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या जो किसी तत्व की एक आधारभूत तत्व होती है। हालांकि अब यह प्रमाणित हो गया है कि किसी तत्व की सबसे आधारभूत जो उनके गुण होते हैं वह परमाणु क्रमांक होते हैं। परमाणु क्रमांक होते हैं, परमाणु संख्या होते हैं, परमाणु भार नहीं होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले जो आवर्त सारणी सजाया गया, मेंडलीफ हो या न्यूलैंड हो आदि द्वारा, वे सभी के सभी जो है परमाणु भार को महत्व दिया, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या को महत्व दिया गया है। सेवेंटी 72 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है एथनॉल। एथनॉल कार्बनिक यौगिक के लिए एक अच्छा विलायक है, यह कथन सही है। एथनॉल के गलनांक और कथनांक पानी की तुलना में कम होता है, यह भी सही है। एथनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है, यह भी सही है। एथनॉल का प्रयोग विभिन्न यौगिक के रूप में हम रसायन के विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। इथाइल अल्कोहल जैसे पदार्थ को हम जो है शराब उद्योग में महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक तैयारी में भी करते हैं। तो आपके दिए गए जो विकल्प है वह सब सही है। 73 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के अलावा शामिल है। तो अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के अलावा शामिल है तो स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, ये सभी विकल्प शामिल है। 21 अनुच्छेद भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 21 है, इसमें लिखा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका अर्थ हुआ कि किसी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार कानूनी रूप से न्यायालय को है। यदि उसने कोई अपराध किया है तो यह अंतिम रूप से प्रमाणित करने का अधिकार न्यायालय को है, और न्यायालय के द्वारा जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके पालन करते हुए किसी को यदि जेल दिया जाए, किसी को दंडित किया जाए, किसी को मृत्यु दंड दिया जाए, तो ऐसा करना तो संभव है, अन्यथा किसी और रूप में नहीं। तो हमें जीवन जीने का अधिकार संबंधित जो बातें हैं उसमें स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ वातावरण, मान सम्मान के साथ जीना, हमारी जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, न्यूनतम जो हमारी आवश्यकता है, हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको भी पूरा होना अनिवार्य होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसला में यह माना है कि अनुच्छेद 21 जो है मानव के सर्वांगीण विकास में जो भी बाधा आने वाले तत्व है उसको रोकती है, और मानव के विकास में जो भी जरूरत है उसको पूरा करने वाली बात अनुच्छेद 21 में आती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं की जा सकती है, राष्ट्रपति शासन में, राष्ट्रीय आपात के काल में भी नहीं। चौहत्तर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगरपालिका को संवैधानिक मान्यता दी? तो 74वां संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन जो 1992-93 में हुआ, 23 दिसंबर 1992 को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा क्रमशः पारित कर दिया गया। तो किसी संवैधानिक, ये 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक अधिकार दिया गया। भाग 9 को जोड़ दिया गया संविधान में, जिसकी और अनुसूची 12 जोड़ी गई।
अनुसूची 12 में 18 विषय को शामिल किया गया, जिस 18 विषय पर कानून बनाने का अधिकार नगर पालिका को है। नगर पालिका की 4 श्रेणी निर्धारित की गई: नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायत। भारत में सबसे बड़ी नगर पालिका बॉम्बे महानगर नगर पालिका है। बिहार में पटना नगर निगम सबसे बड़ी है। 1952 में पटना नगर निगम की स्थापना की गई। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया। 75 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क में रुधिर से निकलने जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ में नहीं है? तो अमोनिया की वृक्कों में कुछ मात्रा पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। यूरिया और यूरिक अम्ल भी पाया जाता है। मानव शरीर के 2 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्सर्जन के दृष्टि से एक फेफड़ा और दूसरा वृक्क। ये मानव शरीर की 2 महत्वपूर्ण है। अवशिष्ट पदार्थ को बाहर करने के लिए, उत्सर्जन करने के लिए इसमें फेफड़ा द्वारा CO2 का हम उत्सर्जन होता है। हमारे शरीर में जो हम श्वसन लेते हैं, तो हम जब श्वसन लेते हैं तो इसमें वायुमंडल के सभी गैस यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो गैस मिश्रण है वो हम श्वसन के अनुसार के अंतर्गत लेते हैं। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हम बाहर मुक्त निकालते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये फेफड़ा द्वारा इस कार्य को मुक्त किया जाता है। वृक्क जो हमारे शरीर के उत्सर्जन अंग है और रक्त को शुद्ध करने में किडनी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जो भी रक्त में अशुद्धियाँ होती है, अपशिष्ट पदार्थ आती है, उसको ये बाहर करती है। तो इसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि की जो मात्रा अधिक होती है उसे बाहर करने का काम वृक्क करता है। वृक्क का इकाई नेफ्रॉन है। 76 क्वेश्चन है कि ट्रिम्सम से बनता है। तो ट्रिम्सम से बनता है व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ट्रिम्सम जो है ट्रेड एग्रीमेंट रिलेटेड इनिमिएशन मेश्वर, यह जो है WTO के द्वारा 1994 में ये ट्रिम्स शब्द आया। व्यापार संबंधित इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है, द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेश्वर स्टैंडर्ड। तो एग्रीमेंट जो इन्वेस्ट किया जाता है ट्रेड संबंधित, उससे संबंधित बातों से है। और इससे संबंधित यदि कोई समस्या आती है तो उसमें निदान किया जाता है। WTO जो व्यापार क्षेत्र का सबसे बड़ा संगठन है, 1947 में गेट की स्थापना हुआ। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ की स्थापना 1947 में हुआ, जिसका ही अंतिम रूप 1 जनवरी 1995 को जो बनाया गया WTO है। WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। WTO में वर्तमान में 165 देश है। 165वां देश अफगानिस्तान है। 77 है, बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। कहने का अर्थ है कि भारत में कृषि की जो जोत का आकार है हमारी जनसंख्या के अनुरूप
के कारण बहुत ही छोटा है। इसमें भी भारत में बिहार का स्थान और भी बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही दयनीय है। न्यूनतम से द्वितीय स्थान सबसे जोत का छोटा आकार उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद बिहार का है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। हम भारत के कुल भूभाग का 2.86% भूमि है, जबकि हमारे राज्य की आबादी 8% से अधिक है। स्वाभाविक है यहाँ जोत का आकार छोटा होगा। 1.08 हेक्टर बिहार में जोत का आकार है, जो निसंदेह बहुत ही कम है। छोटे जोत का आकार आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होता है। हम आधुनिक यंत्र से इसका जोत भी नहीं कर पाते हैं। 78 प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कपास की औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो दिए गए विकल्प में आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश में दिए गए विकल्प के अनुसार आंध्र प्रदेश में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। जैसा कि हम जानते हैं कि कपास भारत में सबसे अधिक गुजरात राज्य में उत्पादित की जाती है, और गुजरात और महाराष्ट्र की कपास की प्रोडक्टिविटी भी बहुत अधिक है। कपास जो काली मिट्टी क्षेत्र में मुख्यतः उत्पादन की जाती है, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में अधिक आर्द्रता धारण करने की क्षमता होती है, नमी धारण करने की क्षमता होती है, जिससे कपास अधिक उस जो कपास की रेशा होती है वह अधिक मजबूत होती है और लंबी होती है। जैसा कि जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक कपास की उत्पादन चीन कर रहा है। अमेरिका, भारत, चीन कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कपास का जन्मभूमि भारत है। सिंधु घाटी में सर्वप्रथम कपास की खेती की जाती थी। 79 है, कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट का संबंध किससे है? तो कोकोस प्लेट का संबंध मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट से है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेट विवर्तनिक प्लेट टेक्टोनिक क्रिया जो है, इसके द्वारा पृथ्वी के प्लेट को समझने का प्रयास किया गया है, जिसमें मार्गन ने इसे प्लेट टेक्टोनिक कहा। मार्गन जो बहुत बड़े भूगोल के विशेषज्ञ हैं, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया द्वारा यह माना गया है कि पृथ्वी पर अनेक प्लेट है, जिसमें लगभग 18 महत्वपूर्ण प्लेट है। इन प्लेट में जो हलचल होती है, जो परिवर्तन आती है, संभवतः भूकंप इसका एक कारण बनता है। तो प्लेट विवर्तनिक क्रिया के द्वारा इसको समझा जा सकता है। इसका एक बेहतर उदाहरण है कि भारत इंडियन प्लेट चाइना प्लेट से टकराया। जैसा कि आप जानते हैं कि तेथिस सागर जहां आज हिमालय है, वहां कभी तेथिस सागर एक जल भाग था, जो दो लैंड से, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड जो चीन प्लेट हुआ और गोंडवाना लैंड जो इंडियन प्लेट हुआ, इस दोनों के टकराने से उस क्षेत्र में गाद, सीट आदि बैठते गया और धीरे धीरे उस क्षेत्र की भूमि दाब से ऊपर उठने लगा और अंततः यह हिमालय जैसे पर्वत का निर्माण किया। तो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया प्लेट के स्थिति को दर्शाता है। 80 प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में किस प्रदेश से संबंधित है?
तो रस्ट यानी जंग, बाउल, बाउल मीन्स कटोरा, यानी जंग का कटोरा, जंग का कटोरा कहा जाता है पीटस, पीटस प्रदेश को। पीटर्सबर्ग, ये पीटर्सबर्ग जो लोहा इस्पात के लिए विश्व विख्यात रही है, लेकिन इस पीटर्सबर्ग में हाल ही के वर्षों में लोहा उत्पादन में भारी कमी आई है। तो लोहा उत्पादन में भारी कमी आने के कारण इस क्षेत्र को जो है नया नाम दिया गया है रस्ट बाउल, रस्ट बाउल यानी जंग का कटोरा। जैसा कि आप जानते हैं कि लोहा इस्पात जो है, इसमें यदि नमी हो तो इसमें जंग लगने की संभावना होती है। फेरिस ऑक्साइड बन जाता है, जिस पर जंग लगने से लोहा की गुणवत्ता में कमी आती है, वह धीरे धीरे क्षय होने लगता है और फिर बेकार हो जाता है। तो इस अर्थ में पीटर्सबर्ग के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है। 81 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उपगम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो आपका प्रश्न है और प्रश्न में मूल रूप से, तो मूल रूप से जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने सक्षमता उपागम का सिद्धांत दिया। ये मूल रूप से सक्षमता उपागम का सिद्धांत दिया, जिसमें यह बताने का प्रयास किए कि कोई व्यक्ति किसी कार्य में कितने सक्षम होते हैं, उसके लिए कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। तो सक्षमता उपागम सिद्धांत प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। अमर्त्य सेन जो भारत के अर्थशास्त्री, जिन्हें 1998 ईस्वी में 1998 ईस्वी में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वह पुरस्कार, हालांकि जो इनको ये पुरस्कार दिया गया वह कल्याण उपागम पर दिया गया। कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, लेकिन इनकी मूल जो क्षेत्र रही, मुख्य जो इनका क्षेत्र रहा अमर्त्य सेन का, वह जो है सक्षमता उपागम से संबंधित रहा। यह विश्व के अनेक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किए। भारत में भी इन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया। ये नालंदा विश्वविद्यालय, जो अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय है, उससे भी जुड़े थे। 82 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पतन कहा जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटोस को कहवा पतन कहा जाता है। सेंटोस कहाँ है? ब्राजील में है। ब्राजील को कहवा का जो है देश कहा जाता है। ब्राजील में दुनिया का सबसे अधिक कहवा उत्पादन होती है। सो सेंटोस को कहवा पतन, कहवा बंदरगाह, गोडियार्ड, कहवा गोडियार्ड जो है सेंटोस को कहा जाता है। और साओ पाउलो जो है, इसे कहवा की विश्व मंडी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी कहवा का मंडी यानी बाजार वह साओ पाउलो है। बुएनोस आयर्स जो है अर्जेंटीना की जो है सबसे बड़ा शहर, राजधानी है, जिसे दक्षिण अफ्रीका का चौराहा भी कहा जाता है। रियो डी जेनेरियो यह ब्राजील में है, जहां 1992 में प्रथम पृथ्वी जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2016 में रियो डी जेनेरियो में ही ओलंपिक खेल की आयोजन किया गया था। 83 निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों का है। तो आपके जो विकल्प है इसके अनुसार हम देखेंगे एपी अरुणाचल प्रदेश में वनों की प्रतिशत सर्वाधिक है, 79% लगभग यहाँ वन है। आंध्र प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश हुआ, आंध्र प्रदेश में लगभग वनों की जो है ये लगभग 17% है। असम में वनों का प्रतिशत जो है
लगभग 35% है, और हिमाचल प्रदेश में ये वनों का प्रतिशत 3.95% है। तो स्पष्ट है कि जो आपका प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में वनों की प्रतिशत सबसे अधिक है, भारत में वनों की प्रतिशत सबसे अधिक जो है वह मिजोरम में है। मिजोरम में वनों की प्रतिशत जो है वह 85% से अधिक है। 85% से अधिक मिजोरम में वन है। भारत में वन की सबसे कम प्रतिशत भारत में वनों की सबसे कम प्रतिशत जो है हरियाणा में है, जहां हरियाणा में वनों की प्रतिशत 3.59 है। हरियाणा में वनों की प्रतिशत 3.59 है, जो सबसे कम है। हिमाचल प्रदेश में भी वनों की प्रतिशत 30% से अधिक है। हिमाचल प्रदेश में 30% से अधिक है। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 80% है। असम में लगभग 35% है, और आंध्र प्रदेश में लगभग 17% वन है। तो हम देखेंगे कि वनों में सबसे अधिक भारत में मिजोरम में है, और वन का क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक जो है वह कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भारत में वनों का प्रतिशत कितना है? तो 24.56% भारत में वनों का प्रतिशत है। 84 है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से बनाई गई है। जलोढ़ मिट्टी, जो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो बहुत ही उपजाऊ होती है। हमारा उत्तर भारत का मैदान गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा और उनकी सहायक नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी हुई है। जलोढ़ मिट्टी भारत का मुख्य मिट्टी है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल के जो कुल मिट्टी का लगभग 22% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, बांगर और खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी चाय कॉफी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 85 प्रश्न है, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान है। तो जल विद्युत का वर्तमान में योगदान जो है वह 17.55% हो गया है। पहले यह प्रतिशत 20% से अधिक थी। जल विद्युत का भारत में 20% से अधिक योगदान थी। वर्तमान में 17.55% योगदान है। जल विद्युत भारत में पहली जल विद्युत परियोजना जो है यह शिव समुद्रम कर्नाटक में कावेरी नदी पर 1902 में बनाया गया। हालांकि इससे पहले देहरादून में जल विद्युत उत्पादन करने का प्रयास किया गया, लेकिन आधुनिक तरह का पहला प्रयास जो शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक में हुआ, यह भारत की ही नहीं एशिया की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट माना गया है। भारत में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह तापीय ऊर्जा है। तापीय ऊर्जा भारत में लगभग 63% जो है अभी भी तापीय ऊर्जा से प्राप्त होती है, और इसमें लगभग 54% जो है केवल कोयला से 54% लगभग प्राप्त होती है। भारत में वर्तमान समय में सौर ऊर्जा को अधिक महत्व दे रही है। जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सौर ऊर्जा जिसमें 121 देश शामिल है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में, जिसकी मुख्यालय गुरुगांव हरियाणा में है, जिसका उद्देश्य नवीनीकरण ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाना। भारत नवीनीकरण ऊर्जा में सौर ऊर्जा को सबसे अधिक महत्व दे रही है। 86 प्रश्न आपका है, भारत
भारत के जनगणना अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो भारत में महान डिवाइड रेखा जनसंख्या का 1921 माना जाता है। 1911 से 21 के बीच जो है 13 लाख जनसंख्या घट गया। बड़ी इसे ही ग्रेट डिवाइडेड लाइन हम डेमोग्राफी क्षेत्र में कहते हैं। 1911 से 1921 के बीच ऋणात्मक जनसंख्या रही, यानी जनसंख्या में घटाव हुआ, कमी आई। लगभग 13 लाख आबादी 1911 से कम 1921 में जो है जनगणना में अंकित की गई। 1951 को भारत में लघु जनसंख्या विभाजन लाइन कहा जाता है, क्योंकि 1921 के बाद भारत में जनसंख्या हमेशा सरप्लस रहा, यानी उसमें जुटता गया, नकारात्मक नहीं रहा। और 1951 के बाद तीव्र गति से जनसंख्या विकास हुआ, तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई, जिस कारण उसे हम लघु जनसंख्या विभाजन रेखा, लघु जनसंख्या विभाजन रेखा 1951 को कहते हैं, और ग्रेट जनसंख्या विभाजन रेखा 1921 को कहते हैं। 2011 में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 17% से अधिक रही है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 87 है। तमिलनाडु में सूती वस्त्र कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो आप प्रश्न है, जब इस तरह के प्रश्न है, सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर जिसे दक्षिण भारत का, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। मदुरै भी सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र है। मदुरै को उत्सवों का नगर कहा जाता है। पांडव वंश की यह राजधानी रही थी। सलेम में लोहा इस्पात का कारखाना है। चेन्नई भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का ये सबसे पुराना बंदरगाह होने का गौरव प्राप्त है। 88 प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत में केरल राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणीय है। ये सबसे प्रथम स्थान रखता है। तमिलनाडु आदि में भी रबर की उत्पादन होती है। विश्व में रबर उत्पादन में थाईलैंड का प्रथम स्थान है। मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देश भी रबर उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कर्नाटक रेशम और कहवा उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। आंध्र प्रदेश लाल मिर्ची उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। केरल मसाला उत्पादन, नारियल उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। 89 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है वह इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। ये 1620 किलोमीटर है। ये गंगा नदी से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग है। जैसा कि जानते हैं, केंद्रीय अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना अक्टूबर 1986 ईस्वी में किया गया और केंद्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय जो है यह कलकत्ता यानी कोलकाता में है। सदिया से धुबरी ये हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, जिसकी लंबाई जो है
900 किलोमीटर से अधिक है। कोट्टमपुरम को कोल्लम से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह इसकी लंबाई जो है 196 km है। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास पर वर्तमान सड़क एवं परिवहन मंत्री ने विशिष्ट कार्य योजना तैयार किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जल मार्ग से यातायात को सुलभ और सस्ता बनाया जा सकता है, इससे प्रदूषण में भी कमी लाई जा सकती है। इसके द्वारा सड़क और रेल मार्ग पर जो भार है, जो अधिक जाम की स्थिति उत्पन्न करती है, उसमें भी कमी लाई जा सकती है। साथ ही इससे दुर्घटना होने की जो स्थिति अधिक होती है, उसमें भी कमी लाई जा सकती है, क्योंकि सड़क पर अधिक गाड़ी होने से दुर्घटना और अधिक तेज चलाने के कारण अधिक तेज गति चलाने के कारण दुर्घटना दुनिया में अन्य देशों के अपेक्षाकृत औसतन भारत में अधिक दर्ज की गई है। तो जल परिवहन को अधिक सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार नई योजना तैयार की है। 90 प्रश्न है। राजस्थान राज्य की खेतरी, ये खेतरी जो है झुनझुनवाला जिला में है। झुनझुनवाला जिला राजस्थान में खेतरी जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी को प्राचीन नाम तांबावती रही है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक खेतरी से हम भारी मात्रा में तांबा निकालते हैं, जो भारत में तांबा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में एक है, जहां सीसा, जस्ता, चांदी, मार्बल जैसे बहुत सारे पदार्थ भारी मात्रा में प्राप्त होती है। 91 है। विद्युत लैंप का आविष्कार किया। तो एडिसन ने विद्युत लैंप का आविष्कार एडिसन ने किया। एडिसन कई क्षेत्रों में विद्युत इलेक्ट्रिक बल्ब आदि की खोज भी इनके द्वारा किया गया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया और शीतलन का नियम भी न्यूटन से संबंधित है। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। रिलेटिविटी के सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। वाटसन ने डीएनए के बारे में महत्वपूर्ण शोध किया, जिसके कारण 1962 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हालांकि 2014 में इन्होंने अपना दिए गए पुरस्कार को बेच दिया। 92 है। विटामिन सी का सर्वोच्चतम स्रोत है। तो विटामिन सी का सर्वोच्चतम स्रोत जो है आंवला है। विटामिन सी आंवला इसका सर्वोच्चतम स्रोत है। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है विटामिन सी का। विटामिन सी जो है मिर्चा आदि, टमाटर आदि फलों में भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सेब में आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। दूध में राइबोफ्लाविन, कैल्शियम के अतिरिक्त कई प्रकार के अवयव भारी मात्रा में पाई जाती है। 93 खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का व्यवहार क्यों होता है? तो लाल रंग के बत्ती का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि इसका न्यूनतम बिखराव यानी प्राकीर्ण जो है, लाल रंग का प्राकीर्ण बिखराव जो है, लाल रंग का प्राकीर्ण न्यूनतम होता है और न्यूनतम होने के कारण यह जो है तरंग दैर्घ्य इसका अधिकतम होती है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य 7800 स्ट्रॉन्ग होते हैं और यह जो है दूर तक जाने में सक्षम होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस तरंग का बिखराव कम होगा वह दूर तक दिखाई देगी और जिसका बिखराव अधिक होगा वह अधिक दूर तक स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो प्राकीर्ण
प्रकीर्णन जो है हम देखते हैं कि लाल रंग का कम होता है, इसका तरंग दैर्ध्य लाल रंग का अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का बिखराव अधिक होता है, प्रकीर्णन अधिक होता है, जबकि उसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। 94 जिस व्यक्ति को दूर की चीजों देखने में दिक्कत होती है उसकी आवश्यकता है नतोदर तल अवतल लेंस की। निकट दृष्टि दोष वाले को दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस स्थिति में अवतल लेंस का उन्हें प्रयोग किया जाता है। उस स्थिति में प्रतिबिंब जो बनता है वह रेटिना के आगे बनता है, जिस कारण वह देख नहीं पाते हैं। इसकी लेंस की गोलाई और फोकस की गोलाई ये दोनों बढ़ जाता है। दूर दृष्टि वाले को रोग से दूर करने के लिए उत्तल लेंस की चश्मे की जरूरत होती है। उत्तल लेंस की चश्मे की जरूरत होती है। दूर दृष्टि में जो रेटिना प्रतिबिंब जो है वह रेटिना के पीछे बनता है, उसकी फोकस दूरी और गोलीय क्षमता लेंस क्षमता जो है वह कम हो जाती है। 95 है आलू है, तो आलू तना का उदाहरण है। तना का उदाहरण आलू है। प्याज हल्दी आदि भी जो है यह तना का उदाहरण है। मूली गाजर आदि जो है जड़ का उदाहरण है। आलू जो भारत में मुख्य अभी सब्जी की उपलब्धता माना जाता है। आलू कंद ट्यूबर तना के कंद प्रकार, तना के कई प्रकार होते हैं, उसमें तना के कंद प्रकार से आलू प्राप्त किया जाता है। 96 है सर्वाधिक गति से चलती है, तो सर्वाधिक कौन सी गति से ध्वनि चलती है, तो दिए गए विकल्प में इस्पात होगा। इस्पात में ध्वनि का वेग जो है वह 5100 किलोमीटर से अधिक होता है, जबकि जल में जो है ध्वनि का वेग 1483 प्रति जो होता है। तीसरा है पानी वही जल हुआ। हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की चाल उनकी जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल वायु में, गैस में न्यूनतम, द्रव में उससे अधिक और ठोस में सर्वाधिक होती है। ध्वनि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का ताप जो है वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 1483 जल में होता है और 5100 से अधिक जो है यह इस्पात में पाया जाता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। ध्वनि को डेसिबल में हम नापते हैं। ध्वनि के लिए विभिन्न प्रकार की स्थिति में परिवर्तन आने से इसमें परिवर्तन आती है। यदि तापमान में परिवर्तन हो तो उस पर ध्वनि में परिवर्तन आती है, लेकिन यदि दाब में परिवर्तन हो तो ध्वनि के तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर 0.61 मीटर जो है ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। 97 है एक कार का भार 1500 किलोग्राम है। 10 सेकेंड कार की गति 30 मिनट करने के लिए बल होगा, तो F बराबर हम जानते हैं, F बराबर होता है ma। अब हम जैसा कि जानते हैं कि भार क्या है, मास बराबर जो है ये 1500
केजी बताया गया है, गति जो है 30 मीटर सेकेंड बताया गया है, टाइम बराबर 10 सेकेंड बताया गया है। तो इसका बल n निकालना है। तो F बराबर ma बराबर m v माइनस u बाय टी। तो n बराबर 1500 गुने 30 माइनस u बट्टा टी बराबर u बराबर 0 है और t बराबर 10 है, बराबर 1500 गुने 30 बट्टा 10 बराबर 4500 n। तो आपके जो प्रश्न है कि एक कार का भार यदि 1500 किलोग्राम है, 10 सेकेंड में कार की गति 30 मीटर से करने के लिए बल लगेगा, तो बल बराबर F बराबर ma होता है। हम जानते हैं कि मास आपको 1500 केजी दिया गया है, एक्सीलरेशन जो है उसका 30 मीटर सेकेंड है, टाइम 10 सेकेंड दिया गया है। तो इस स्थिति में हम जब F बराबर ma के फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो इस स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा 4500 n। n न्यूटन बल का मात्रा है, n जो है न्यूटन, n का अर्थ हुआ न्यूटन जो बल का मात्रा है, तो 4500 न्यूटन आपका आंसर होगा। 98 प्रश्न है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए, तो उसे कहाँ रखा जाए कि किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा। ध्रुवीय, उत्तरी ध्रुवीय या दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश में हम जाएंगे तो वस्तु का भार अधिकतम होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि विषुवत रेखा से अधिक भार जो है ध्रुवीय प्रदेश में होगा, और जब हम पृथ्वी के नीचे जाएं या ऊपर जाएं उस स्थिति में भी वस्तु का भार में कमी आता है। बस किसी चीज के भार का निर्धारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के भार से किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर जाने पर 1/6 रह जाता है। 99 है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जिसका भार 2 किलोग्राम है और वह 0.1 मीटर प्रति सेकेंड से गति से चल रही है, तो उसकी क्या होगी? गति की चाल रही होगी। तो इस स्थिति में हम जानेंगे गतिज ऊर्जा। हम जानते हैं कि ऊर्जा 2 प्रकार के होता है, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। तो के ई बराबर, जो के ई का अर्थ हुआ काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम देखेंगे कि आपके जो दिया हुआ है मास जो है बराबर 2 kg है और v बराबर 0.1 ms सेकेंड है। इस स्थिति में अब हम देखेंगे कि 1/2 इंटू 2 इंटू 0.1 स्क्वायर बराबर 1/2 2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 बराबर 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 0.1 मीटर सेकेंड आपका आंसर होगा। तो इस स्थिति में चूंकि हम किसी चीज की जो नाप करते हैं ऊर्जा का वह जूल में करते हैं, तो 1 जूल आपका आंसर होगा, बी आंसर होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा को हम 1/2 mv² के द्वारा निकालते हैं। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार का होता है, स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा आती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को निकालने के लिए फॉर्मूला है
1/2 mv²। 100वां प्रश्न है, उबलते हुए तल पदार्थ की सतह पर उसी वाष्प का दाब होता है। तो तल पदार्थ के उबलते किसी पदार्थ के सतह पर उसकी वाष्प दाब होता है, वह 76 mmgh होता है। तो यह 760 मीटर पर सेकेंड जो दिया गया है, यह इसका आंसर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी उबलते हुए दाब के नीचे ये वायुमंडलीय दाब लगता है, जो कि एक नियत ताप होता है। तो उबलते हुए ताप यानी कि क्वथनांक, इस दाब पर कोई वस्तु उबलता है, यह सेल्सियस में 100 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट में जो है 212 डिग्री होता है, और इसे केल्विन में यदि के द्वारा नापते हैं तो जो है इसको 80 मानते हैं। और फिर इस स्थिति में हम देखते हैं कि ये 100 डिग्री पर जब उबलेगा, ये 212 डिग्री और ये 80 डिग्री पर उबलेगा। इस स्थिति में यहाँ की वायुमंडलीय दाब का जो पैरा होना चाहिए वह 760 mmgh होगा। तो इस प्रकार आपके जो दिए गए जो विकल्प है वह लगभग 760 mmgh आंसर होगा। धन्यवाद।